डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल के क्लास में सिखों का उदय शीर्षक से अपनी बातों को ख़त्म किया था। उसी से जुड़ी हुई एक कड़ी है रंजीत सिंह। जैसा कि कल के क्लास में हमने देखा था कि जो सिख एक शक्ति के रूप में उभरी, वो सिख गुरुओं के माध्यम से उभरी। इसका चरित्र धार्मिक और राजनीतिक दोनों रहा। आरंभिक 5 गुरुओं ने धार्मिक कृत्यों को संपन्न किया था और बाद के 5 गुरुओं ने धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक उद्देश्य भी प्राप्त करने का प्रयास किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बंदा बहादुर की जो मृत्यु हुई या फर्रुख शेर के द्वारा फांसी दी गई 1716 ईस्वी में, उसके बाद सिख शक्ति जो है बिखर गई। सिख शक्ति को फिर से संगठित करने का प्रयास कपूर सिंह ने किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली और सिख विभिन्न मिसलों में बटे रहे। अंततः सिखों में जो एकता आती है या सिख एक शक्ति के रूप में उभरते हैं, वो एक व्यक्तित्व है जिसका नाम है रंजीत सिंह। इसलिए सिखों के अध्ययन में हम लोग दूसरी कड़ी के रूप में रंजीत सिंह को पढ़ने जा रहे हैं। रंजीत सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व का नाम है जिससे ये आशा की जा सकती थी कि वो भी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल सकता है और भारत में मुगलों के बाद एक स्थानीय सत्ता के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। लेकिन रंजीत सिंह के उदय के समय तक अंग्रेजों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि रंजीत सिंह के लिए संभव नहीं था कि इतने विशाल दैत्य का सामना वो अकेले बल पर कर सके। इसीलिए जो सपना था एक विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का सिखों के द्वारा, वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन इतना तो कहना ही पड़ेगा कि एक क्षेत्रीय आधार पर रंजीत सिंह ने एक अच्छा शासन स्थापित किया और शांति स्थापित। तो जहां तक रंजीत सिंह का प्रश्न है, तो इनका जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी हुआ। अगर जन्म का स्थान देखें तो इनका जन्म स्थान गुजरानवाला, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में। तो वही और इनके पिता का नाम महासिंह था और माता का नाम भूल रहे हैं बाद में। इनके पिता जो थे वो सुकरचकिया और माता का नाम सादी कौर। सुकरचकिया मिस्र के प्रधान और महासिंह की मृत्यु हो गई 1793। इस मृत्यु के पश्चात बारह वर्ष की अल्पावस्था में ये 12 नहीं बल्कि 13 कह लीजिए, रंजीत सिंह
सुकरचकिया मिस्र के प्रधान बने। इस समय जो सुकरचकिया मिस्र का क्षेत्र था, बता रहे हैं, वो रावी से लेकर के झेलम तक था। जब ये प्रधान बने तो इनके लिए एक शासन परिषद बनी और इस शासन परिषद में माता राजकौर नाम था। राजकौर, सॉरी, माता राजकौर और उसके बाद सास सदाकौर और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लखपत सिंह। और यही परिषद जो है इसके 1793 से लेकर करके 1798 तक शासन करता था। और इस दौरान रामगढ़िया मिस्र पर आक्रमण करते हैं, लेकिन इस आक्रमण में उन्हें पराजय मिलती है। इसी समय अफगान शासक ज़मान शाह का पंजाब पर आक्रमण होता है और इस आक्रमण को रंजीत सिंह विफल कर देते हैं। जब अफगान शासक वापस जाता है, वापस जाने के क्रम में उसकी तोपें रावी नदी में फंस जाता है। और ऐसी परिस्थिति में रंजीत सिंह (1798) में तोपों को काबुल भिजवा देते। इस घटना से प्रसन्न होकर रंजीत सिंह को ज़मान शाह राजा की उपाधि एवं
लाहौर पर कब्जा की अनुमति देता है। और ऐसे परिस्थिति में 1799 में लाहौर पर रंजीत सिंह कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो जहां तक रंजीत सिंह का प्रश्न है, उनके उदय पर अगर आप ध्यान दें कि किस ढंग से उनका उदय हुआ। उदय से पढ़ने से पहले ये बात जान लीजिए कि रंजीत सिंह के जन्म के समय जो पंजाब की स्थिति थी वो विखंडित थी। पंजाब विभिन्न सरदारों के अधीन 12 क्षेत्रों में बटा हुआ था, 12 प्रभावाधीन क्षेत्र में बटे हुए थे, और जो राजनीतिक विभाजन था उसको मिस्र बोलते थे। मिस्र, हाँ। तो इस तरीके से पंजाब वास्तव में 12 मिसलों में विभाजित था, यानी 12 भागों में विभाजित था। मिस्र अरबी भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ ये होता है कि रजिस्टर में लिखे गए नाम। जो अकाल तख्त था, उस अकाल तख्त में हर सरदार का जो है वो नाम लिखा जाता था, और उसी से मिस्र की उत्पत्ति हुई। और इसका नामकरण जो हुआ था मिसलों का, वो या तो उसके प्रधान जिस गांव के थे उस गांव के नाम पर हो गया, या फिर उस प्रधान के नाम पर उस मिस्र का नाम हो गया। तो रंजीत सिंह के समय में पंजाब मिसलों में बटा हुआ था, एक बात तय था। और रंजीत सिंह जिस मिस्र से संबंधित थे, वो मिस्र जो था सुकरचकिया मिस्र कहलाता था, जिसका क्षेत्र रावी से झेलम के बीच में। और उनके जो पिता थे, उनका नाम महासिंह था, वो इस मिस्र के प्रधान थे। तो वहीं गुजरान वाला एक पाकिस्तान में भी जगह है, जाएगा तो लाहौर से 90 किलोमीटर दूर है, और वो लैंड ऑफ द वॉरियर कहलाता है। अभी भी वहाँ जाइएगा तो लिखा रहेगा लैंड ऑफ वॉरियर, यानी योद्धाओं की भूमि। तो रंजीत सिंह के बहुत सारे अवशेष, उनके पिताजी का जो है वो कब्र वहाँ आपको मिलेगा, माने समाधि मिलेगी, कहिए कब्र तो नहीं बल्कि समाधि कहा जाएगा। और भी उनके जीवन से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो आज भी गुजरान वाला पाकिस्तान में सुरक्षित है। वहीं 13 नवंबर 1780 ईस्वी को पिता महासिंह थे और माता राजकौर थी, उनके यहाँ जन्म हुआ। ये अपने माता पिता के एकलौती संतान, और कोई इनका भाई बहन नहीं था, इसलिए बहुत लाड प्यार से पले बढ़े। शक्ल के बहुत कुरूप व्यक्ति थे, यानी शक्ल प्रभावशाली नहीं था, अशिक्षित थे, इन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये सब में काफ़ी पारंगत थे और काफ़ी प्रतिभाशाली थे और महत्वाकांक्षी थे बचपन से। उनके जीवन में एक दुर्भाग्य भी आया, दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य जो भी कहिए, लेकिन ये कि पिता का साया 1793 में उनके सर से उठ गया। जब पिता की मृत्यु हुई तो वो 13 वर्ष की अवस्था में अपने मिसल जो थे सुकरचकिया, इस मिस्र के वो प्रधान बने। ठीक है, और ये मिस्र जो सुकरचकिया मिस्र था, इसका क्षेत्र जो था वर्तमान समय में रावी और झेलम नदी के बीच का जो इलाका था, वही सुकरचकिया मिस्र का क्षेत्र था। 13 वर्ष बहुत बड़ी अवस्था नहीं होती है, इसलिए शासन के लिए एक रिजेंट काउंसिल बनी, शासन परिषद बनी। उसमें 3 लोग थे, माता राजकौर थी, सास सदा कौर थी और लखपत सिंह थे। तो 1793 से लेकर के 1798 के बीच में उन्होंने जो शासन किया वो शासन रिजेंसी के माध्यम से किया, यानी अपने माता, सास और लखपत सिंह के निगरानी में किया, स्वतंत्र रूप से शासन नहीं किया।
स्वतंत्र रूप से शासन वो कब करते हैं? 1798 से, जब उनकी आयु 19 वर्ष की हो जाती है, मतलब काम करने के लायक हो जाते हैं, बुद्धि विकसित हो जाती है तब। लेकिन इस दौर में भी उन्होंने कुछ विशिष्ट काम किए जिसके कारण से जो है उनकी प्रतिभा का विकास हुआ, प्रतिभा से लोगों का परिचय हुआ, उनके प्रभाव में वृद्धि हुई। और वो क्या था कि रामगढ़िया मिस्र पर उन्होंने आक्रमण किया अपना पद ग्रहण करने के फौरन बाद, लेकिन इस आक्रमण में इन्हें पराजय का सामना करना पड़ता है रंजीत सिंह को। लेकिन ये पराजय वास्तव में उनकी विजय थी। विजय किस ढंग से आप कहेंगे? विजय इस ढंग से कहेंगे कि अपने जीवन में उन्होंने पहला युद्ध अनुभव प्राप्त किया। रामगढ़िया मिस्र से वो हार गए, ये अलग बात है, लेकिन एक युद्ध कौशल का अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ और उन व्यक्तिगत रूप से युद्ध में काफी अच्छे ढंग से लड़े थे। रणनीति, संख्या का कम होना, इस वजह से वो उस युद्ध में हार गए, वो एक अलग बात है। लेकिन व्यक्तिगत आधार पे उन्होंने जो है वो बहुत काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके कारण से उनकी क्षमता का विकास हुआ और उनको अपने आप पर विश्वास हुआ कि हम युद्ध कर सकते हैं, युद्ध जीत सकते हैं। इससे बेनिफिट हुआ। इसी समय जो उनको सबसे बड़ा सामना करना पड़ा वो अफगान से। जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान का पंजाब के क्षेत्रों में बहुत दिनों से लगातार आक्रमण हो रहा था। सबसे पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ, फिर नादिर शाह का जो उत्तराधिकारी बना अहमद शाह अब्दाली, उसका कंटिन्यूअस आक्रमण हुआ। अहमद शाह अब्दाली जब तक जिंदा रहा, नहीं 1773 ईस्वी तक, तब तक आक्रमण करता रहा हो। उसका अंतिम आक्रमण 1767 ईस्वी का था। और इस तरीके से पंजाब को अफगानिस्तान के शासक अपना प्रांत स्वीकार करते। लेकिन फिर उन लोगों के बीच, अहमद शाह अब्दाली के मृत्यु के बीच, अफगानियों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया था, जिसका लाभ उठा करके सिखों ने पंजाब में मिसलों के आधार पर अपने आप को संगठित किया था। लेकिन रंजीत सिंह के समय में जो अफगानिस्तान का शासक था उसका नाम था जमान शाह, और वो दावा करता था कि पंजाब हमारा है, लेकिन पंजाब पर तो सिख मिसलों का अधिकार हो चुका था। इसलिए जमान शाह का कंटिन्यूअस आक्रमण होता रहा। इसी प्रकार का एक आक्रमण पंजाब पर उसने 1798 ईस्वी में किया। ठीक है, ये जो आक्रमण किया उसने, तो उसका सामना रंजीत सिंह से हुआ इस 98 वाले आक्रमण, और रंजीत सिंह ने जमान शाह को पराजित कर दिया। पराजय का भय इतना था कि जमान शाह की तोपें रावी नदी में फंस गई, तो उसको छोड़कर वो भाग गया। कुल 12 तोपें थी। कितना? 12। तो 12 तोपों का एक इंपॉर्टेंस होता है, कहाँ गया? कुल 12 तोपें थी, तो 12 तोपों का इंपॉर्टेंस होता है किसी भी शासक के लिए। लेकिन रंजीत सिंह ने आमतौर पे जो परिपाटी है कि शत्रु का सारा सामान जो है वो जो विजित करता है उसका हो जाता है, लेकिन रंजीत सिंह ने इस नियम के विपरीत काम किया और 12 तोपों को निकाल करके जमान शाह के पास भेज दिया। जमान शाह के व्यक्तित्व पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा रंजीत सिंह का। तो उसने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी, यानी मान लिया कि ठीक है तुम ही पंजाब के राजा हो, और साथ ही साथ ये अनुमति दे दी कि अब जमान शाह हम लाहौर पर दावा नहीं करेंगे और लाहौर पर आप कब्जा कर सकते हैं। तो जब जमान शाह के तरफ से अनुमति मिल गई तो 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया। तो जमान शाह के द्वारा राजा की उपाधि दिया जाना और रंजीत सिंह के द्वारा 1799 में लाहौर पर कब्जा करना, ये उनका बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि इन दोनों कृतियों से हुआ ये कि अब 12 मिसलों में से ये सर्वोच्च हो गए। क्योंकि जो दावेदार था पंजाब का जमान शाह, उसी ने राजा की उपाधि से जब स्वीकार कर ली, इसका मतलब ये था कि 12 मिसलों में से वो अगर किसी को राजा मानता है तो रंजीत सिंह को मानता है। और साथ ही साथ लाहौर जो उस समय पंजाब की राजधानी थी, जिसने भी लाहौर पर कब्जा कर लिया इसका मतलब पंजाब का वो शासक हो गया।
तो राजनीति का केंद्र था, पॉलिटिकल कैपिटल था पंजाब का लाहौर। तो ये दो उपलब्धि के वजह से जो है वो उसके प्रतिभा में काफी विकास हुआ। अब उसके बाद इसके बाद का जो घटनाक्रम है उसको अगर देखिएगा तो पाइएगा कि 1805 ईस्वी में अमृतसर को अमृतसर भंगी मिस्र के कब्जे में था। रंजीत सिंह ने छीन लिया। तो जब अमृतसर छीन लिया 1805 ईस्वी में, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब सिखों की राजनीतिक और धार्मिक दोनों राजधानियों पर कब्जा हो। ठीक है, तो ये दूसरी रंजीत सिंह की उपलब्धि थी। एक उपलब्धि तो लाहौर के रूप में उन्होंने प्राप्त किया, कब? 1799 में। फिर 1805 में उनकी दूसरी उपलब्धि क्या थी कि अमृतसर जो सिखों का एक धार्मिक राजधानी था उस पर जब कब्जा हो गया, तो राजनीतिक और धार्मिक दोनों राजधानियां जो हैं वो कब्जा में आ जाने के बाद अब दावा कर सकते थे रंजीत सिंह कि हम पंजाब के शासक हैं। क्लियर? अब उसके बाद अगला जो कदम हम लोग देखते हैं वो ये कि इसी समय 1805 ईस्वी में जसवंत राव होलकर ये रंजीत सिंह से मिले। इसी समय जनरल लेक सहायता न देने का निवेदन। और इस परिस्थिति में इस समस्या के समाधान हेतु तख्त खालसा आयोजित किया गया। और राजनीतिक विषयों पर यह अंतिम आयोजन है। तख्त खालसा में निर्णय हुआ कि होलकर की सहायता न की जाए। होलकर की सहायता न की जाए। तो देखिए दूसरा 1805 में इनके पास जो समस्या आता है उपस्थित होता है वो जसवंत राव होलकर के रूप में।
आप जानते हैं कि जसवंत राव होलकर कौन था? तो ये मराठा सरदार था और इंदौर का राजा था। और ये 1805 का समय क्या था? तो 1805 का वो समय था कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। और आपको याद होगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होने से पहले एक घटना घटी थी, बसीन की संधि। जो बसीन की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ किया था? तो पेशवा के साथ किया था। और पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता, एक प्रकार से बसीन की संधि सहायक संधि थी, और पेशवा ने स्वीकार कर लिया था कि हाँ, आपके साथ सहायक संधि हम करेंगे। और पेशवा ने यह सहायक संधि, बसीन की संधि किसके वजह से की? तो जसवंत राव होलकर की वजह से किया था। याद पड़ रहा है ना कि जसवंत राव होलकर ने पूना पर आक्रमण कर दिया था और दौलत राव सिंधिया और बाजीराव द्वितीय दोनों की सेनाओं को पराजित कर दिया था। और भाग कर करके बाजीराव द्वितीय कहाँ चले गए? तो बसीन चले गए अंग्रेजों के पास, और वहां उन्होंने 1801 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी मराठा संप्रभुता को गिरवी रख दिया। तब अंग्रेज और पेशवा ने मिल करके हमला किया किस पर? जसवंत राव होलकर पर। उसके पहले सिंधिया पर भी हमला किया था, लेकिन बाद में जसवंत राव होलकर पर। तो वही होलकर भाग करके कहाँ चले आते हैं? रंजीत सिंह के पास। क्यों? क्योंकि भारत में उस समय अंग्रेजों का कोई मुकाबला कर सकता था तो रंजीत सिंह कर सकते थे, उनके पास शक्ति थी। तो इसलिए आकर करके मिले रंजीत सिंह से रावी नदी के तट पर। अब रंजीत के सिंह के सामने एक धर्म संकट था इस समय के पीरियड में, क्योंकि 1805 का जो समय था रंजीत सिंह के लिए, वो एक महत्वाकांक्षा का काल था। महत्वाकांक्षा का काल इसलिए कि रंजीत सिंह न सिर्फ पंजाब तक अपने आप को सीमित रखना चाहते थे, बल्कि आंतरिक रूप से उनका भी उद्देश्य था कि हम अंग्रेजों को भारत से बाहर कर दें। उद्घोषणा नहीं किया था, लेकिन मंतव्य था। इसलिए रंजीत सिंह के लिए यह अवसर बड़ा अच्छा था कि एक भारतीय शक्ति उनसे समझौता करने आ रही है। अगर दोनों की शक्तियां मिल जाएंगी तो फिर हम अंग्रेजों को भारत से बाहर कर देंगे। लेकिन दूसरा पक्ष भी रंजीत सिंह के लिए चुनौतीपूर्ण था कि यदि जसवंत राव होलकर को के साथ हामी भर दी जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि अंग्रेजों के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष। और अभी रंजीत सिंह की स्थिति वैसी नहीं थी कि अंग्रेज जैसे दैत्य का मुकाबला वो कर सके। साथ ही साथ इसी समय जो जनरल लेक जो पीछा करता हुआ आ रहा था किसका? जसवंत राव होलकर का, वो आकर के सूचना देता है, निवेदन करता है रंजीत सिंह से कि आप जसवंत राव होलकर की मदद ना करें। अगर आप मदद करेंगे तो फिर हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो एक तरफ अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जसवंत राव होलकर का प्रस्ताव था, और दूसरी तरफ अंग्रेज रूपी दैत्य खड़ा था जिससे संघर्ष करने की योग्यता अभी उस समय रंजीत सिंह में नहीं। तब बहुत बड़ा काम यहां पर होता है कि रंजीत सिंह ने इस समस्या के समाधान के लिए तख्त खालसा आयोजित किया। ये पूर्व में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तख्त खालसा का मतलब क्या? कि आपको याद है कि जब गुरु गोविंद सिंह ने इस बात का ऐलान किया कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, तो 5 लोग मिल करके जो है कोई भी फैसला चाहे तो ले सकते हैं, तो उसको गुरुमत्ता बोला जाता था। तो गुरुमत्ता का अर्थ क्या हुआ? गुरु का मत लेना। तो उसके लिए तख्त खालसा आयोजित किया जाता था। तख्त खालसा में जो भी सब उसके मेंबर्स होते थे वो लोग उपस्थित होते थे, और उसमें जो फैसला होता था वो सबको मानना पड़ता था। तो तख्त खालसा में हर मुद्दे पर फैसला हो सकता था, राजनीतिक मुद्दे पे भी, सामाजिक मुद्दे पे भी, आर्थिक मुद्दे पे भी, सांस्कृतिक मुद्दे पे भी। तो राजनीतिक मुद्दे पर ये तख्त खालसा जो हुआ, ये अंतिम तख्त खालसा था।
इसके बाद राजनीतिक मुद्दे पे तख्त खालसा का आयोजन नहीं किया गया। सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पे, घरेलू मुद्दे पे, सांस्कृतिक विवादों पे इसका आयोजन हुआ, लेकिन राजनीतिक मुद्दे पे तख्त खालसा का आयोजन नहीं हुआ। प्रश्न ये उठता है क्यों? प्रश्न उठता है क्यों? तो देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहला कि सिख जो समुदाय था वो इस समय विभिन्न मिसलों में बटा हुआ था और हर मिसल की प्रधानता थी या विचार था कि हम ही संपूर्ण पंजाब पे शासन, सबकी महत्वाकांक्षा वही था। तो ऐसी परिस्थिति में अगर गुरुमत्ता का प्रयोग राजनीतिक कामों के लिए लिया जाता तो यह भी हो सकता था कि रंजीत सिंह को सब लोग स्वीकार कर ले। अब ये गुरुमत्ता पारित हो जाती, ये तख्त खालसा पारित कर देता, तो ये धार्मिक आदेश था, इसका मानना लोगों के लिए मजबूरी था। अगर लोग नहीं मानते तो धर्म टूट जाता। ये डर, बात समझ में आई? और दूसरी बात ये कि भविष्य में क्यों नहीं हुआ? तो अगर तख्त खालसा के द्वारा ऐलान हो गया इस बात का, इस राजनीतिक मुद्दे पे सिख लोग काम करें। जैसे उदाहरण के लिए अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ तख्त खालसा बैठ जाता और था कि अंग्रेजों को किसी भी तरीके से भारत से बाहर कर देना। तो फिर हर सिख के लिए अनिवार्य हो जाता कि वो अपनी आहुति दे दे, जीवित नहीं रहे उस समय तक जब तक कि अंग्रेज यहाँ रहे। तो इसका मतलब पूरा वंश का ही नाश हो जाता। अंग्रेज तो बहुत बड़ी शक्ति। तो उस समय जो बंद हुआ 1805 में, वो आज तक बात समझ में आ रही है? इसका जिस समय भिंडरावाले का आतंक था पंजाब में, तो उस समय कोशिश की गई कि तख्त खालसा आयोजित किया जाए, लेकिन नहीं आयोजित किया गया, क्योंकि भिंडरावाले एक्चुअली में खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे। और उस समय की परिस्थिति के अनुसार, जो आधुनिक परिस्थिति है, जो देश जिस तरह से संविधान के द्वारा चल रहा है, उसमें अधिकांश सिख इस विचारधारा के मानने वाले थे कि नहीं, जो भिंडरावाले का जो मांग है वो गलत है। हम लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ी थी, देश आज़ाद हो गया तो हम लोग सब साथ मिलकर रहेंगे, संविधान के तहत काम करेंगे। तो इसीलिए तख्त खालसा चाह करके भी जो है वो उस समय जो आतंकवादी था वो नहीं आयोजित कर पाया। अगर हो जाता और पास हो जाता वहाँ, तो फिर जितने सिख थे उनको युद्ध में भाग लेना पड़ा। तो यही वजह है, ये दो कारण था जिस कारण से जो है तख्त खालसा ये अंतिम बार था कि इस विषय पर आयोजित किया। इसमें अगर ये हो जाता कि हाँ जसवंत राव होलकर को साथ दिया जाए, तो इसका अर्थ क्या था कि जितने 12 मिसल थे वो सबको साथ देना पड़ता। और 12 मिसल क्या थे? ये रंजीत सिंह के विरोधी थे। रंजीत सिंह के सत्ता को तो स्वीकार करने वाले थे नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता? गृह युद्ध होने की संभावना थी। तो इसलिए, और दूसरी तरफ अंग्रेज काफी शक्तिशाली थे। अगर गुरुमत्ता पारित कर दिया गया, तख्त खालसा ने फैसला ले लिया और तर्क के खातिर मान लिया जाए कि सारे सिख मिसल एक हो भी गए अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये भी एक संभावना थी कि ब्रिटिश शक्ति इतनी ज्यादा थी कि सारे सिख मारे जाते। तो ये सभी व्यवहारिकता को ध्यान में रख करके ये फैसला ले लिया गया कि तख्त खालसा का जो पॉलिटिकल पावर है वो अब नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। अब सिर्फ सामाजिक और आर्थिक या सांस्कृतिक मुद्दे पर कोई विषय आएंगे तभी तख्त खालसा का आयोजन किया जाएगा। इसीलिए ये लास्ट तख्त खालसा। क्लियर? हम इसलिए रुक करके आपको इतना सारा बात बताएं ताकि ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आए तो आपको याद रहे। सीक्वेंस में सब याद है ना? अब देखिए, ये तो हो गया। अब इसके बाद जो घटना घटती है कि ऐसी परिस्थिति में लेक प्लस रंजीत सिंह के बीच
एक समझौता होता है, ठीक है ना। और समझौता की शर्तें क्या थी? नंबर 1 कि रंजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने को कहे, क्योंकि अमृतसर के मालिक ये थे, और दूसरा समझौता ये हुआ कि अंग्रेज पंजाब से अपनी फौज हटा लेंगे, पंजाब से अपनी फौज हटा लेंगे। और तीसरी शर्त यह थी कि दोनों के बीच, यानी अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच मित्रवत संबंध होगा, यानी अब शत्रुता जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो एक प्रकार से ये लेक और रंजीत सिंह के बीच जो 1805 ईस्वी में समझौता होता है, ये समझौता रंजीत सिंह के संप्रभुता पर मुहर था। यानी अंग्रेजों ने पहली बार ये मान लिया कि जो पंजाब में 12 मिसल हैं, इन सभी मिसलों में सबसे प्रधान मिसल जिसके पास शक्ति है वो कौन है? रंजीत सिंह। यानी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने रंजीत सिंह को पंजाब का शासक स्वीकार कर लिया। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि अन्य सरदार जो थे वो उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा कि हमें रंजीत सिंह के अधीन हो जाना है। जो हुए ठीक है, जो नहीं हुए उनके साथ रंजीत सिंह ने युद्ध किया बाद में चलकर। कहने का अर्थ यह है कि ये संधि रंजीत सिंह के साम्राज्य को वैधानिकता देता है। हालांकि समस्या क्या थी? समस्या ये था कि जो जसवंतराव होलकर था उसके परिवेश में ये संधि की और दोनों ने एक दूसरे के पक्ष को स्वीकार किया। रंजीत सिंह ने यह स्वीकार किया कि हम अमृतसर से जसवंतराव होलकर को हटा देंगे, यानी जो राजनीतिक आश्रय मांग रहा है वो हम नहीं देंगे रंजीत सिंह को, जसवंतराव होलकर। और बदले में अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि हमारी फौज अब अमृतसर में नहीं रहेगी, यानी पंजाब में नहीं रहेगी, आप स्वतंत्र शासक बन सकते हैं। नहीं, वो तीसरे में था कि मित्रवत संबंध हो गया, फ्रेंडशिप हो गया। इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों ने रंजीत सिंह को वैधता प्रदान। तो एक वैधता रंजीत सिंह को 1799 में जमान शाह के द्वारा दिया गया और दूसरी वैधता कर्नल लेक के द्वारा 1805 में रंजीत सिंह को दिया। ये सुविधाएं पंजाब के अन्य मिसलों के किसी सरदार को नहीं मिली। तो ये सारी चीजें उपलब्धि थी। इसको स्नैप कीजिए और उसके फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब लेक के साथ समझौता हो गया तो लेक के साथ जब रंजीत सिंह का समझौता हो जाता है तो इसके बाद रंजीत सिंह के द्वारा पटियाला, नाभा और जींद, पटियाला प्लस नाभा प्लस जींद, ये तीनों पर अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है साहब?
तो फ्रांस और रूस के बीच समझौता हो जाता है। अब इसके फलस्वरूप ये जो काम होता है, इसके फलस्वरूप चार्ल्स मेटकाफ प्लस रंजीत सिंह के मत पच्चीस अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि होती है। इस संधि की जो शर्तें थी उसमें पहला ये था कि सतलज नदी दोनों की सीमा मान ली। दोनों की सीमा मान लिया गया। दूसरा था कि लुधियाना में एक ब्रिटिश फौज रहेगी। और उसके बाद तीसरा था कि सतलज के पूरब में ब्रिटिश राज रहे। अब देखिए कि अमृतसर की संधि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था। तो लेक के साथ जो 1805 में समझौता हुआ रंजीत सिंह का, तो 1805 से लेकर के 1809 के बीच में क्या परिवर्तन हुआ, ये आप लोग को जानना होगा। तो 1805 में रंजीत सिंह का मनोबल काफी बढ़ गया। तो रंजीत सिंह का जो साम्राज्य लाहौर और अमृतसर के बीच में अवस्थित हो गया था, तो अब वो दोनों तरफ यानी सतलज नदी के पूरब में भी और सतलज नदी के पश्चिम में भी वो अपना विस्तार करना चाह रहे थे। आप थोड़ा मैप को देख लीजिए तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये जो इलाका पंजाब का है, तो ये समझ जाइए कि पाकिस्तान पंजाब भी उसमें शामिल था। कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए जो सतलज नदी है वो आपको डिनोट करना होगा यहाँ पर कि कहाँ से निकलता है वो। ये देखिए ये जो है ये आपका सतलज नदी है। बाद में जाके मिल जाता है इसमें, किसमें, सिंधु नदी। तो ये जो सीमा थी, ठीक है, यही सीमा पर बहस होना था। तो उनका जो साम्राज्य था वो कहाँ था, तो एक जो हेडक्वार्टर था लाहौर, ये जो ही पाकिस्तान में है ना, और दूसरा जो धार्मिक राजधानी उनकी थी वो अमृतसर में थी। और ये उनकी धार्मिक राजधानी थी। उनका जो क्षेत्र था वो इसी के बीच में अवस्थित था। किसका? ये जो क्षेत्र है ये रंजीत सिंह का क्षेत्र था। अब इसका विस्तार वो करना चाह रहे थे।
तो 1805 का जब समय आया तो राजनीतिक रूप से जो है वो काफी महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली हो गए। क्या हुआ? अमृतसर में सर। हाँ, अमृतसर। तो अमृतसर ऊपर में। भारत वाले पर पंजाब के ऊपर में। हाई का यहाँ पर है ये, तो पंजाबी में है, भारतीय पंजाब क्षेत्र में है। अब देखिए कि उन्होंने प्रचार करना था, तो नाभा, जिंद, पटियाला ये सब पर आक्रमण करना शुरू किया। तो एक्चुअली में ये जो सतलज नदी का जो इलाका था ये विवाद का कारण था कि इसके इस तरफ में भी सिख राज थे, इसके इस तरफ में भी सिख राज थे, इधर भी थे, इधर भी थे, चारों। हाँ। तो ये वाले क्षेत्र में रंजीत सिंह ने अपने आप को विस्तारित करना शुरू किया, ठीक है। ऊपर वाले क्षेत्र में विस्तारित करना शुरू किया। तो जो सिख मिस्ल था वो इस पीरियड में जा कर करके मिला किससे? दिल्ली में अंग्रेज अधिकारी से, पीटर नाम था उसका, और उससे कहा कि रंजीत सिंह के आक्रमण से हमारी सुरक्षा की जाए। जो रंजीत सिंह ने 1805 के बाद पटियाला पर, नाभा पर और जिंद पर अधिकार कर लिया था, तो अन्य सिख मिसलों पर भी वो अधिकार करने जा रहा था। तो जो दूसरे सिख मिसल थे वो अंग्रेजों का यहाँ पर सहयोग लेने के लिए गए। अब देखिए रंजीत सिंह क्यों नहीं एक सिख राज की विस्तृत पैमाने पर स्थापना कर सके, या क्यों अंग्रेजों को चैलेंज नहीं दे सके। उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि सिख मिसल खुद उनका साथ नहीं दे रहे थे। तो उनको झगड़ा अभी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं था। अपने लोगों से। अगर अंग्रेजों से के विरुद्ध वो अपना पत्ता खोल देते कि हम आपसे युद्ध करेंगे, तो क्या होता कि इनके लोग ही जाके अंग्रेजों से मिल जाते, क्योंकि विरोधी थे। तो पहले रंजीत सिंह के समक्ष समस्या ये थी कि अपने लोगों के बीच प्रभुत्व स्थापित करें। यानी जो समस्या शिवाजी को मराठवाड़ा में सामना करना पड़ा था, यानी उस समय जो देशमुख थे ये मराठवाड़ा में, उन देशमुखों को पराजित करके एक ग्रेट मराठा एम्पायर की स्थापना किया था शिवाजी ने। तो ठीक वही परिस्थिति रंजीत सिंह के समक्ष जो थी वो पंजाब में। तो जब ये मिल गए सिख खुद अंग्रेजों से, तो इसमें शक्ति किसकी कमी हुई? रंजीत सिंह की कमी हुई। अब जब कमी हो गई तो इसमें एक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पैदा हो गया। अंग्रेज इस मसला में भी नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज क्यों पड़े इस मसला में, पंजाब के मसला में, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस और रूस के बीच समझौता हो गया, और रूस शुरू से आकांक्षी था भारतीय साम्राज्य का। अगर आप गौर से देखिए तो ये इंटरनेशनल मैप से आपको क्लियर होगा। रूस का जो इंटरेस्ट था वो देखिए, रूस कहाँ है? यहाँ है। तो ये वाला जो इलाका उसका था, वो इस पर कब्जा करना चाहता था रूस, ठीक है। और इस हेतु उसने किससे? तो फ्रांस से समझौता कर लिया। इन दोनों के बीच समझौता हो गया। तो जब समझौता हो गया तो ब्रिटेन यहीं पे था, यूनाइटेड किंगडम आप देख रहे हैं। तो एक यूरोपीय शक्ति यानी फ्रांस जो ब्रिटेन को चुनौती देने वाला था, वो जब रूस का साथ देने लगा तो रूस क्या करता? रूस अपने साम्राज्य का विस्तार, वो ईरान पर भी कब्जा करना चाहता था, अफगानिस्तान पर भी कब्जा करना चाहता था। तो इसके माध्यम से वो भारतीय प्रदेश में घुस सकता था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के बॉर्डर पर हुआ सकता था। तो ब्रिटिश साम्राज्य के बॉर्डर पर कौन इस समय शासन कर रहा था? रंजीत सिंह। तो इसीलिए अंग्रेजों के लिए अनिवार्य हो गया कि अब वो रंजीत सिंह से संपर्क स्थापित करें। क्यों? क्योंकि रंजीत सिंह अगर अंग्रेजों का मित्र हो जाएगा तभी जो है वो रूस का सामना ब्रिटिश कर सकते हैं। अगर अंग्रेजों के विरोधी हो गया रंजीत सिंह और रूस के पक्ष में चला गया, तो फिर निश्चित रूप से जो है वो अंग्रेजों की हार हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि लोग बोलते हैं कि रंजीत सिंह ने क्यों ढुलमुल नीति अपनाई, एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए था।
तो यहाँ पर रणजीत सिंह के समक्ष विकल्प था कि एक विदेशी शक्ति का सहायता लेकर करके अंग्रेजों को पराजित कर देता, समझौता कर दे। ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है? तो ईरान और अफगानिस्तान पर कब्जा करना, आप वहाँ कर लीजिए और हमारा सहयोग दीजिए, हम अंग्रेजों से मुकाबला करके इनको यहाँ से बाहर कर देंगे। तो अंग्रेज का एक बहुत बड़ा उपनिवेश खत्म हो जाएगा विश्व में और वो ऐसे ही शक्तिहीन हो जाएंगे। तो इस तरीके से रूस साथ देता रणजीत सिंह का। लेकिन रणजीत सिंह ऐसा क्यों नहीं कर पाए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न। रणजीत सिंह ऐसा इसलिए कर पाए कि इसके करने के लिए कम से कम उनके अपने लोगों का सहयोगी होना जरूरी था। लेकिन पंजाब के जो विभिन्न मिस्र थे वो तो अंग्रेजों से भी बारे में मिल गए, तो एक गृह युद्ध की भी स्थिति पैदा हो जाती। सारे मिस्र मिल गए नहीं, लेकिन गृह युद्ध की स्थिति जब पैदा हो जाती तो वैसी स्थिति में रणजीत सिंह अंग्रेजों को नहीं हरा पाता। इसलिए दोनों के हित में था कि आपस में समझौता कर। विभिन्न विद्रोही मिसलों के कारण रणजीत सिंह कमजोर हो रहे थे और रूस के आक्रमण के भय से अंग्रेज डरे हुए थे। तो दोनों के पास डर था, दोनों के पास डर था। किस बात का डर था इसको समझिए। रणजीत सिंह को डर था विद्रोही मिसलों का और अंग्रेजों को डर था रूसी आक्रमण का। तो ये डर से दोनों डरे हुए थे। उसी डर का परिणाम था क्या? अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। अब देखिए, इस संधि ने एक निर्णय कर दिया, एक फैसला कर दिया। क्या फैसला कर दिया? पहला फैसला ये कि अंग्रेजों ने पंजाब का शासक मान लिया। किसको? रणजीत सिंह को, एकदम मोनाफाइड रूप से। और किस रूप में माना? तो सतलज नदी को केंद्र बनाकर, जो भी सतलज नदी आपको दिखलाए कि सतलज नदी के पश्चिम के तरफ, यानी पाकिस्तानी पंजाब का इलाका आप मान लीजिए, तो उस पर रणजीत सिंह अपना विस्तार करें, अंग्रेजों को कोई आपत्ति नहीं हो। यानी वो अफगानिस्तान तक पहुंच जाए। अब पहुंच भी गए थे खैबर दर्रा तक रणजीत सिंह। खैबर दर्रा से लेकर सतलज तक उनका अधिकार था, कोई छोटा मोटा साम्राज्य था नहीं। इससे अंग्रेजों को क्या लाभ था कि रणजीत सिंह एक बफर स्टेट बन गए, मध्यस्थ राज। किसके बीच? ब्रिटिश और रूस के बीच में। यानी अब रूस का आक्रमण होगा तो कौन सामना करेगा? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह को क्या फायदा था कि ठीक है, पूरब में विस्तार नहीं होगा, पश्चिम में विस्तार होगा तो मेरा साम्राज्य बड़ा होगा। ठीक है, तो इस वजह से इस संधि में स्वीकार कर लिया गया कि सतलज नदी दोनों की सीमा होगी। दोनों का मीन्स क्या? कि ब्रिटिश साम्राज्य का और रणजीत सिंह के बीच। तो पूरब का तरफ जो होगा वो ब्रिटिश राज होगा और पश्चिम के तरफ होगा वो रणजीत सिंह का राज होगा। आप जिस मिस्र को भी चाहिए पश्चिम की तरफ ले लीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये एक तरह से अंग्रेजों की स्वीकारोक्ति थी। तो जो सिख मिस्र विद्रोही थे वो भी डर गए कि अब तो अंग्रेज मेरा साथ देंगे नहीं, मेरा साथ नहीं दे रहे। और इसका लाभ उठा करके रणजीत सिंह ने धीरे धीरे सारे सिख मिस्रों को अपने दिन कर लिया। और एक जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ रणजीत सिंह को वो ये कि रूस कभी भी आक्रमण कर सकता है और आप हमारे पक्ष में हैं कि नहीं, ये दो बात को देखने के लिए लुधियाना में एक अंग्रेजी फौज रहेगी ताकि वो आप पर भी नकेल कसे रहे, और अगर तर्क के खातिर रूस ने आक्रमण कर दिया तो आपसे मिल करके उस सेना का सामना भी करे। तो अमृतसर की जो संधि थी वो एक निर्णायक संधि थी। किसके लिए? रणजीत सिंह के लिए। तो क्या निर्णय कर दिया कि रणजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार होगा लेकिन पश्चिम की ओर। क्या कर दिया? रणजीत सिंह एक संप्रभु शासक हैं, ये अंग्रेजों ने मान लिया। ये भी तय हो गया कि रणजीत सिंह अब जो है कुछ भी कितनी भी शक्ति की बढ़ा ले, वो भारत के विधाता अब नहीं बन सकते। अमृतसर के संधि ने यह फैसला किया। जो एक उम्मीद थी कि जो काम मराठा या मैसूर नहीं कर सका वो काम सिख कर लेंगे, तो उस पर भी अमृतसर की संधि ने विराम चिन्ह लगा दिया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रणजीत सिंह ने भी ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार कर लिया
और ब्रिटिश सत्ता ने भी रंजीत सिंह को स्वीकार किया। अब इसी के बाद अगला कदम रंजीत सिंह का होता है, वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखिए क्या होता है कि कंटिन्यूअस अपना विजय अभियान उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है, रंजीत सिंह का विजय अभियान होता है। इसमें सबसे पहले 1809 में कांगड़ा को विजिट किया। उसके बाद 1813 में शाह सूजा को संरक्षण दिया। उसके बाद 1818 में मुल्तान पर विजय प्राप्त कर लिया। उसके बाद 1819 में कश्मीर पर विजय प्राप्त कर लिया। उसके बाद 1820-21 में उन्होंने डोरा जी खां प्लस डेरा इस्माइल खां और ले इस पर कब्जा कर लिया। और 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अब अमृतसर के बाद का आप देखिए परिदृश्य कि जो पश्चिम का भाग था वो सब जीतते चले गए रंजीत सिंह, कोई उनमें रोड़ा नहीं आया। सबसे कांगड़ा वो चंद्र सिंह कटोच, हिमाचल प्रदेश का जो इलाका अभी आप देखते हैं वही, उसी को कांगड़ा उस समय बोला जाता था। आज हिमाचल प्रदेश को चंद्र सिंह कटोच वहां के शासक थे, तो वो भी महत्वाकांक्षी हो गए। तो पहाड़ी क्षेत्र था, तो पहाड़ से उतर करके होशियारपुर पर वो कब्जा करना चाहते थे पंजाब के, लेकिन रंजीत सिंह की फौज होशियारपुर में थी। चंद्र सिंह कटोच को बहुत कड़ा जवाब दे दिया, जिसके वजह से चंद्र सिंह कटोच वापस हो गए। लेकिन ये तो बिरनी के छत्ता में जो है वो हाथ देना हुआ। तो रंजीत सिंह ने कांगड़ा पर अभियान किया 1809 में फौरन, और चंद्र सिंह कटोच को पराजित करके मारा और कांगड़ा को अपने इसमें अधीन कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1813 में एक मामला होता है कि 13 से पहले ही शुरू होता है कि अफगानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शाह सूजा के पैरेलल एक और व्यक्ति खड़ा हो जाता है जो दावा करता है कि हम जो है यहाँ के वास्तविक शासक, तो वो बन जाता है शासक। और परिणाम क्या होता है कि शाह सूजा अफगानिस्तान से भाग कर करके चला आता है रंजीत सिंह के पास, और रंजीत सिंह को से राजनीतिक आश्रय मांगता है। तो रंजीत सिंह शाह सूजा के पास शर्त रखता है, कुछ शर्त ये रखता है। पहला शर्त ये कि जो अफगानिस्तान है वहां गाय की हत्या नहीं की जाएगी। दूसरा शर्त ये रखता है, ये नेट में ही प्रश्न आया था एक साथ,
दूसरा प्रश्न लगता है कि जो सोमनाथ के मंदिर का जो दरवाजा अहमद शाह अब्दाली लेकर के चला गया था, उसको आपको वापस करना होगा। और तीसरा शर्त लगता है कोहिनूर हीरा आपको देना पड़ेगा। तो आरंभ में शाह शुजा ये शर्त स्वीकार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कोहिनूर हीरा तो वो दे सकता था, उसके पास था, लेकिन जो बाकी चीजें, जो 2 चीजें थी उसके बस में नहीं थी, वो पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वो नहीं किया। तो आरंभ में ये समझौता जो है वो रद्द हो गया, लेकिन फिर समझौता हो गया और उसी समय शाह शुजा से कोहिनूर हीरा किसके पास चला गया? रंजीत सिंह के पास। और वो कोहिनूर हीरा फिर अंतिम में किसके पास चला जाएगा? रंजीत सिंह के बाद दिलीप सिंह के पास जाएगा और दिलीप सिंह दे देगा किसको? महारानी को। और उस समय से जो दिया गया है महारानी के पास 1849 में ये दिया जाएगा, तो वो हीरा आज तक महारानी के मुकुट है। जो गोलकुंडा के खादान से कोहिनूर हीरा निकला था, वो इस ढंग से ब्रिटेन पहुंचा। किसी क्लास में उसमें अलग से लेकर के बता देंगे किसके पास गया, तो बहुत टफ चीज नहीं है। तो यहाँ पर उसका विवरण है, यही का स्टोरी है। हाँ, शाह शुजा के का संरक्षण इस प्रकार से दिया, लेकिन रंजीत सिंह इसी कोई सहायता नहीं कर पाया, तो फिर शाह शुजा भाग कर चला गया अंग्रेजों के पास। तो ये लुधियाना में रह रहा था अंग्रेजों के पास। फिर बाद में जब युद्ध होगा आंग्ल क्या बोलते हैं, सिख युद्ध, तो उसमें ये घटना शाह शुजा वाला उभर करके सामने आएगा। अभी इतना याद रखिए कि 1813 में शाह शुजा अफगानिस्तान से भारत में आया था और उस समय से यही रह रहा था। ठीक है, तो जब सिख युद्ध होता है तो सिख युद्ध में शाह शुजा की भी भूमिका उभर करके सामने आती है। क्लियर? फिर आगे 18 में मुल्तान पर अधिकार कर लेते हैं वो, फिर 19 में कश्मीर पर अधिकार कर लेते हैं। इसका भी मुद्दा आएगा आपको कश्मीर का। ये वो समय था कि 1919 में रंजीत सिंह ने कश्मीर पर कब्जा किया और उस समय हम आगे ही पढ़ाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बता दें कि डोगरा और मुसलमानों को भी वो अपनी सेना में रखते थे। तो कश्मीर में जो था वो डोगरा राजपूतों का प्रबल था और इसी को बाद में चल कर करके इनके उत्तराधिकारी रंजीत सिंह उत्तराधिकारी जो है कश्मीर को डोगरा सरदार गुलाब सिंह से मात्र 1 करोड़ में बेचते थे। इस ढंग से कश्मीर पर उस समय से लेकर करके आजादी के समय तक किसका? डोगरा वंश का कब्जा था। जो शासक थे कश्मीर के जिसके समय में लड़ाई लड़ी गई थी, तो डोगरा वंश के थे। तो उसकी कहानी यहीं पर शुरू होती है। फिर 2021 में जो पश्चिमी पाकिस्तान का जो इलाका है उसमें डोरा गाजी खां, डोरा इस्माइल खां, कश्मीर के ऊपर एक लेह है जो बौद्ध बहुल क्षेत्र है, वो सब पर रंजीत सिंह ने अधिकार कर। यानी आप देख लीजिए कि सतलज नदी के ऊपर कश्मीर से लेकर के नीचे तक एकदम सिंधु नदी के मुहाने तक किसका कब्जा था? रंजीत सिंह। और उधर अफगानिस्तान में खैबर दर्रे था। तो ये पूरा क्षेत्र जो था वो रंजीत सिंह के कब्जा में आ गया, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना उन्होंने। अब जो दूसरा टॉपिक और अंतिम टॉपिक बचता है वो है रंजीत सिंह का प्रशासन। रंजीत सिंह का प्रशासन। तो जहां तक रंजीत सिंह का प्रशासन था, तो इन्होंने प्रशासन का संघात्मक ढांचा अपनाया, लेकिन वो खालसा के नाम पर शासन करते थे। परंतु धर्मनिरपेक्ष थे।
क्योंकि गुरुमत्ता को प्रोत्साहन नहीं दिया। केंद्रीय प्रशासन में पांच मंत्री थे। और पांच मंत्री और उनका नाम जानना जरूरी है आपके लिए। एक था पहला मुख्यमंत्री, ये उन्होंने ध्यान सिंह को बनाया था। उसके बाद दूसरा विदेश मंत्री, ये उन्होंने फकीर अजीजुद्दीन को बनाया था। इसके बाद रक्षा मंत्री, ये उन्होंने दीवान मोहकम चंद को बनाया था। और भी बाद में दूसरों को बनाया, हम प्रारंभिक नाम लिख दे रहे हैं। उसके बाद अर्थ मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब मिलाने के लिए आता है, समझें। ये बनाया था भगवान दास को। और एक था दस्तर ड्योढ़ी, सदर ड्योढ़ी। ये एक प्रकार का सचिवालय था। इसके अलावा ये जो पांच मंत्री के अलावा 4 विभाग भी थे। क्या थे? 4 विभाग। तो 4 विभाग को भी जानिए। ये क्या था? दफ्तर अबवाबो माल, ये जो था भू राजस्व विभाग था, यानी भू राजस्व की वसूली करता था और रखता था अपने पास। दूसरा था दफ्तर तोहीजात, ये जो था राज परिवार का व्यय देखता था, यह राज परिवार के बारे में देखभाल करता था। तीसरा था दफ्तर मवाजाब, ये जो था सैनिकों का वेतन का निर्णय करता था। यह डायरेक्ट में सभी का वेतन का, सिर्फ सैनिक का नहीं, जितने भी लोग थे सभी का वेतन की देखभाल करता था। ये दफ्तर रोजनामचा, दफ्तर रोजनामचा, ये जो था विवरण रखता था। अब इसके अलावा प्रांतीय प्रशासन को हम लोग देखें तो पहले ये समझ लेते हैं कि जो शासन व्यवस्था था रंजीत सिंह का क्या था वो। तो देखिए रंजीत सिंह का जो प्रशासन था तो पहले एक प्रकार से विखंडित क्षेत्रीयता का प्रावधान था पंजाब में।
सभी मिस्र जो है वो अपने अपने आधार पे स्वतंत्र थे और अपने सीमा के विस्तार के लिए आपस में लड़ते रहते थे, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए। रंजीत सिंह ने बड़ी मुश्किल से सबको एक किया, बड़ी मुश्किल से इस कारण से कि युद्ध के माध्यम से किया, और शक्ति के बल पर ये शक्तियां जो थे रंजीत सिंह की बातों को माना। लेकिन रंजीत सिंह ये बात जानते थे कि सिख एक जाट कौम है और ये किसी के प्रभावाधीन नहीं रह सकती। तो ऐसी परिस्थिति में हम सैनिक शक्ति के बल पे इन्हें हमेशा अपने साथ नहीं जोड़े रख सकते। तब उन्होंने एक कन्फेडरेशन बनाया, एक संघ बनाया। मतलब क्या कि जो मिसलीय सरदार थे उनके अस्तित्व को खत्म नहीं किया, क्षेत्रीय आधार पर उनकी शक्तियां को बरकरार रखा। शर्त यह हुआ कि हम लोग सब कोई मिल करके शासन करेंगे, यानी अपनी केंद्रीय भूमिका को उन लोग से मनवा लें। तो इस प्रकार से एक फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट पंजाब में रंजीत सिंह ने अपनाया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने खालसा के नाम पर शासन किया। तो खालसा के नाम पर शासन का मतलब ये हुआ कि धर्म प्रधान शासन होगा, यानी सिखों का शासन होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं, नाम खालसा था लेकिन धर्म निरपेक्ष था। कैसे? तो धार्मिक शासन तब होता जब गुरुमत्ता के आधार पर शासन किया जाता। लेकिन खालसा के नाम पर तो शासन किया लेकिन गुरुमत्ता को प्रोत्साहन नहीं दिया। यानी जो निर्णय करना था वो सभी मंत्रियों से मिल करके निर्णय करते थे, हालांकि उसमें उनको केंद्रीय भूमिका होती थी। तो इस प्रकार का एक ट्विस्टेड चीज केंद्रीय प्रशासन में हम लोग को मिलता है। तो उसमें मंत्रालय 5 था और दफ्तर यानी विभाग 4 थे। और ये सीक्वेंस में आपको जानना काफी जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से जो है क्वेश्चन राइज कर देता है। इसको बजाता रट लीजिएगा। तो 5 जो केंद्रीय प्रशासन, मुख्यमंत्री यानी सारे विभागों का प्रधान, वो ध्यानचंद सिंह थे। विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन, ये बहुत बड़े डिप्लोमेट थे अपने टाइम के, रंजीत सिंह के पैरेलल थे। जितने नाम सब रंजीत सिंह के पैरेलल आपको मिलेगा। आपको रक्षा मंत्री दीवान मोहकम चंद, अर्थ मंत्री भगवान दास, सदरे ड्योढ़ी मैंने सचिवालय था, जितने कागजात के काम होते सब वहीं होते थे। विभाग में दफ्तरे अबवाब व माल बुराजब्त था, यानी बुराजब्त की वसूली करना रखना सब इसके अधीन था। दफ्तरे तोहीजात, राज परिवार के बारे में जितने मामले होते थे, चाहे उनके सामान की आपूर्ति हो, चाहे खाने पीने की आपूर्ति हो, चाहे विलास की सामग्री की आपूर्ति हो, सब प्रकार की चीजें जो है वो तोहीजात ही करते थे। दफ्तर मवाजात, ये जितने भी रंजीत सिंह के सैनिक, असैनिक, अधिकारी, कर्मचारी सब होते थे, उनका वेतन का निर्धारण करता था। और दफ्तर रोजनामचा जो था, ये सरकारी कागजातों का जो था वो रिकॉर्ड रूम था, जैसे आज का अभिलेखागार होता है। अब जहां तक प्रांतीय प्रशासन का प्रश्न है, तो 5 प्रांत थे। कितने? 5 प्रांत थे। इन प्रांतों को सूबा कहा जाता है। सूबा, हाँ। और 5 जो सूबे थे उनका नाम था लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और 4 ही मानिए, और पेशावर। सूबा, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर। हाँ, इसका जो था ये अधिकारी जो होता था वो नाजिम कहलाता था। क्या कहलाता था? नाजिम। और फिर सूबा जो बटे हुए थे, इनका जो विभाजन होता था वो परगना में होता था। और परगने का अधिकारी जो होता था वो कारदार कहलाता था। सब नया नया टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। और उसके बाद तालुका होता था। ये
50 से लेके 100 गांव तक का होता था। और इसका जो अधिकारी होता था तालुकदार कहलाता था। क्या कहलाता था? तालुकदार। और उसके बाद गांव होता था, और यहां गांव में पंचायत के माध्यम से शासन होता था। ठीक है, तो ये हुआ आपका उनका प्रशासन। लेकिन रंजीत सिंह, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहे उसको, वो अपने सैनिक प्रशासन के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। सैनिक प्रशासन के लिए इसलिए कि उन्होंने अपनी सेना को यूरोपियों से, यूरोपियों में फ्रांसीसी भी शामिल थे, इटालियन भी शामिल थे, ब्रिटिशर भी शामिल थे, इन लोगों से ट्रेंड करवाया, प्रशिक्षित करवाया। और 70,000 की एक फौज, घुड़सवार फौज तैयार करवाई, जिसको घुड़चढ़ खास कहा जाता था। घुड़चढ़ खास। घुड़चढ़ खास। और घुड़सवारों का एक दूसरा वर्ग है जिसको मिसलदार बोला जाता है। तो घुड़चढ़ खास और मिसलदार थे, और घुड़चढ़ खास उनका अपना सेना होता था, और मिसलदार क्या था, तो जितना मिसलों के को विजित किया था उनके पास जो सेना थी उसको मिसलदार कहा जाता था। और वो समय आने पर उसकी सेवा जो है रंजीत सिंह लेते थे, उसका सारा खर्च वगैरह सब मिस उठाता था। रंजीत सिंह को उससे कोई मतलब नहीं था। तो ये जो 70,000 की थी सेना, उसको वेंतुरा से, जो फ्रांसीसी अधिकारी था, एक इटालियन अधिकारी था, उससे सबसे प्रशिक्षित करवाया। सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो ड्रेस कोड लागू किया मिलिट्री में, वो रंजीत सिंह के इसमें लागू हुआ। काला शर्ट और नीला पैंट, और बीच में बेल्ट होता था, और ड्रम से जो है वो पीटी करवाई जाती थी, जैसे आजकल ड्रम से पीटी होती है। इसकी बुनियाद इनके सेना में हुआ था सबसे पहले। और इनके सैनिक इसको मजाक में, ये जो पीटी होता था उसको रक्से लुलुआ कहा करते थे। रक्से लुलुआ टर्मिनोलॉजी आता है कि मजाक में उसको कहते थे। जो विदेशी यात्री थे इस समय, जो उन्होंने भारत की यात्रा की, उन्होंने कमेंट्री किया कि रंजीत सिंह की फौज उस समय एशिया की सबसे बड़ी फौज थी, यानी ब्रिटिश से भी अच्छी फौज थी। तो भाई ऐसी परिस्थिति में रंजीत सिंह ने अपना साम्राज्य विस्तार क्यों नहीं किया, अंग्रेजों को क्यों नहीं पराजित किया? उसका जवाब हम लोगों ने, जो अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, उसमें हम लोगों ने देखा। बाकी भूराजस्व के रूप में वो भी 1/3 से 1/4 तक भूराजस्व वसूल किया करते थे, और जनता के लिए पूरी तरीके से उपलब्ध होते थे, लोक कल्याणकारी कार्य भी किया करते थे। और ऐसी परिस्थिति में ही 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की। तो ये हमने सिखों के उदय में के बाद ये दूसरा खंड पढ़ा। अब कल के क्लास में हम लोग इसका अंतिम खंड पढ़ेंगे कि एंग्लो सिख वार, कि 2 एंग्लो सिख वार होता है, और उसके बाद 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। कितना बोलिए।